Hi everyone, this is CS Neeti Dahi and today we are going to start with our new chapter of Sales of Goods Act 1930. It's a CA foundation course which will be covering approximately 60 marks of law, right? And I really hope you all are safe at your home. Be safe, be at your home. So now just let's start with the chapter. The chapter's name, as you can see on the screen, the name of the chapter is the Sales of Goods Act 1930. Guys, the course name is CA Foundation, as you all know. And in this CA Foundation, we have got 60 marks of law, right? And in this 60 marks, we'll be covering approximately 10 to 15 marks of SOGA. SOGA is Sales of Goods Act 1930, राइट हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 5 चैप्टर्स हैं लॉ के अंदर. एक है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट और एक है LLP, राइट. इन सभी चैप्टर्स की अपनी अपनी डिफरेंट स्कोरिंग्स हैं और ये सब कुछ हमारा सब्जेक्टिव है जैसा कि आप सभी जानते हैं. तो आइए अब शुरुआत करते हैं फटाफट से अपने इस नए चैप्टर की जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. देखिए, लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात करने से पहले हम एक नॉर्मल इंग्लिश, एक लेमन पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से आज बात करते हैं. आप लोगों के सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है. चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. एक बात बताइए बच्चे, अगर सेल हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर परचेज भी हो रही होगी. यानी कि जब मैं बोलती हूँ कि एक्स ने, मान लीजिए अपने कोई भी गुड्स हैं, मान लीजिए कोई कार है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, एनीथिंग, अगर उसने किसी और पर्टिकुलर पर्सन को से मिस्टर वाई को सेल किया है तो डेफिनेटली मिस्टर वाई जो है इन्होंने परचेज भी किया है. अगर सेल किया है एक्स ने तो वाई ने हमारे बाय किया है, यानी कि इसको परचेज किया है. तो इस चैप्टर का नाम परचेज ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्यों नहीं है? क्या कारण है जिसकी वजह से इसका नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही रखा गया? हम ऑब्वियसली अगर सेल कर रहे हैं तो साइड बाय साइड यहाँ पर आप लोगों की परचेज भी हो रही है, मगर फोकस करा गया है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर. इसका कारण है क्योंकि हम लोगों का ये जो लॉ का पार्ट है, इट इज़ एक्चुअली अ बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिजनेस लॉ एक मर्केंटाइल लॉ है. मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ मींस एक ऐसा लॉ जो कि व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाया जाता है. हमारा जो वाई है, यानी कि हमारा जो बायर है, वो बिजनेस करे या फिर ना करे, हमारा सेलर ज़रूर बिजनेस कर रहा है जब भी वो अपनी ये ट्रांजैक्शन कर रहा है. कैसे देखते हैं. देखो, सेलर के बारे में जानने से पहले ज़रा बायर के बारे में समझते हैं. जब मैं बायर वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, देन वी बेसिकली हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ बायर्स विद अस. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये हम लोगों का एक जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए है, जानने के लिए है कि क्यों इस चैप्टर का नाम परचेज ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं रखा गया है और क्यों रखा गया है इसका नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. बाकी लीगल प्रोविजंस तो हम बाद में शुरू करेंगे. अभी हम प्लीज़ एक नॉर्मल प्रोविजंस जो है, एक नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो बायर ना हम लोगों के पास 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हम लोगों के पास इंडस्ट्रियल बायर, एक होता है हम लोगों के पास कमर्शियल बायर और एक होता है हमारे पास एंड कंज्यूमर. देखिए, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल कि से एग्जांपल लीजिए, मैंने एक मैगी का पैकेट परचेज़ किया, राइट, और उसको परचेज़ कर कर अपनी एक नई न्यू रेसिपी मैंने फॉर्म करी एंड देन आगे मैंने उसको सेल कर दिया. तो मैंने अगर मैगी का पैकेट परचेज़ किया है तो मैंने उसे परचेज़ किया है एक रॉ मटेरियल की तरह. उस रॉ मटेरियल से मैं अपना फिनिश गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करूँगी, बनाऊँगी और बनाने के बाद उसको हम फाइनली मार्केट में बेच देंगे. तो मैंने जब इन गुड्स को परचेज़ किया है, मैंने परचेज़ किया है खुद यूज़ करने के लिए नहीं, मतलब मैंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया. मैंने इसको इस्तेमाल किया है किस पर्पज़ के लिए? एज अ रॉ मटीरियल. तो ऐसा आप लोगों का जो कस्टमर या फिर ऐसा जो आप लोगों का बायर होगा, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इंडस्ट्रियल बायर. तो इंडस्ट्रियल बायर्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. एक हो गया इंडस्ट्रियल, एक हो गया कमर्शियल, एक हो गया कंज्यूमर. तो इंडस्ट्रियल बायर भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए वो मैगी का पैकेट परचेज कर रहे हैं, राइट. अब सेकंड बायर आता है हम लोगों के पास कमर्शियल बायर. कमर्शियल बायर कौन होता है? जैसे मैंने मैगी का पैकेट परचेज किया और एज इट इज़ उसको आगे किसी और को बेच दिया, यानी कि होल सेलर से रिटेलर ने परचेज किया और आगे कंज्यूमर को बेच दिया. तो अगर कभी ऐसा होता है तो वो बायर मेरा कहलाता है कमर्शियल बायर, यानी कि कमर्शियल कस्टमर. ये भी आपका बिजनेस कर रहा है एक तरीके से,
परचेज किया पैकेट एंड एज इट इज उसको आगे सेल कर दिया। लेकिन जब मैं कंज्यूमर की बात करती हूँ तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर बच्चे हम लोगों का एक ऐसा बायर होता है, एक ऐसा परचेजर होता है जो उस मैगी के पैकेट को परचेज करने के बाद उसको कंज्यूम कर लेगा अपने पर्सनल पर्पस से। यानी कि ये कंज्यूमर जो है ये किसी भी तरीके का आपका बिजनेस नहीं कर रहा है। इसका मकसद क्या है? अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ये एक कंज्यूमर है। तो बायर जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है, ज़रूरी नहीं है कि बायर हमेशा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए किसी बिजनेस पर्पस के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करेगा। लेकिन सेलर जब भी अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचेगा, किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेचेगा, तो उसका मकसद एक ही होगा और वो क्या होगा? बिजनेस करना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ। आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि लॉ की हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं, हमारे पास कितने सारे टाइप्स के लॉज होते हैं, राइट। हमारे पास फैमिली लॉज हैं, डोमेस्टिक लॉज जिनको बुलाते हैं, क्राइम किया है तो क्रिमिनल लॉज हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिविल लॉ की एक ब्रांच। सिविल लॉ की एक ब्रांच है हम लोगों के पास जिसका नाम क्या है आप लोगों का? बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ बिजनेस करने वाले उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से बिजनेस करना चाहते हैं, गुड्स या सर्विसेज में डील करना चाहते हैं, उनको खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम परचेज ऑफ गुड्स एक्ट इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि जितने भी हमारे पास परचेजर्स होंगे, चाहे से वो आपके पास इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, इंडस्ट्रियल बायर या परचेजर, चाहे से मेरे पास कमर्शियल कस्टमर हो, चाहे से मेरे पास कंज्यूमर ही क्यों ना हो, ये तीनों के तीनों बिजनेस करेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। हर बारी इंसान गुड्स को परचेज करता है सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जब आप चीज़ों को बेचते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम व्हेन यू आर सेलिंग द थिंग्स, द ओनली मोटिव इज़ टू सेल द गुड्स एंड द ओनली मोटिव इज़ टू कंडक्ट अ बिजनेस, राइट। अब आती है बात कि मैम बायर्स के लिए क्या फिर कोई लॉज नहीं बनाए गए? तो यस, बनाए गए हैं। बायर्स के लिए भी लॉज बने हुए हैं हमारे पास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बायर को अगर कल को कोई प्रॉब्लम हुई कॉन्ट्रैक्ट में तो वो किसी भी लॉ का सहारा नहीं ले पाएगा, उसके लिए भी लॉ बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम है आप लोगों का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये आप लोगों का चैप्टर, इसका मकसद ही होगा कि जब भी आपके गुड्स की सेल होगी तो कौन सा कानून आप लोगों का लागू हो जाएगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं, अब मैं आप लोगों को एक ब्रॉड पिक्चर बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सेलर जब भी बायर को गुड्स बेचेगा तो कब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, कब रिस्क ट्रांसफ़र होगा। जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो सिर्फ उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि उसकी पोजेशन भी ट्रांसफ़र हो। कल को अगर आपके सेलर ने गलत गुड्स प्रोवाइड कर दिए तो क्या बायर के पास कोई रेमेडी अवेलेबल है? या फिर मान लीजिए बायर ने आपके गुड्स परचेज कर लिए मगर उसका पैसा अभी तक नहीं चुकाया, तो क्या हमारे सेलर के पास कोई रेमेडीज़ अवेलेबल है? तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर दिस चैप्टर नेम्ड एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब देखो, सेल वर्ड का मतलब अभी हम डिटेल में अभी सब कुछ करेंगे, अभी एक ब्रॉड व्यू लेकर चलते हैं। पहले सेल का मतलब होता है बेचना, राइट। आप क्या बेच रहे हैं? यहाँ पर गुड्स को बेच रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर लिखा है आप लोगों के पास 4 नंबर्स लिखे हुए हैं 1930। ऑब्वियसली ये मेरा ईयर ऑफ बर्थ तो नहीं है, ये ईयर ऑफ बर्थ किसका है? ये ईयर ऑफ बर्थ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप लोगों का एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 1930 से। 1930 में ये एक्ट आप लोगों का लागू हुआ। अब देखिए एक्ट कैसे बनता है, कैसे वो पार्लियामेंट के पास जाता है। हमारे पास कुछ प्री इंडिपेंडेंस लॉज भी हैं, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज भी हैं जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में कवर्ड किया है, राइट। मुझे एक बात सोचकर बताइए, अगर 1930 में ये आप लोगों का लॉ आया है तो क्या 1930 से पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी? क्या सेल या परचेज का कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी? दुनिया सेल परचेज करती थी। हमारे पास एक टाइम में बार्टर सिस्टम भी हुआ करता था जब हमारे पास करेंसीज नहीं थे, राइट। तब आप गेहूं के बदले में बाजरा दे देना या बाजरे के बदले में गेहूं खरीद लेना, एक बार्टर सिस्टम का भी हमारे पास अरेंजमेंट था। तो क्या 1930 से पहले हमारे पास ट्रांजैक्शंस कंडक्ट नहीं होती थी? द आंसर इज नो, ट्रांजैक्शंस होती थी, लेकिन हमारे पास ये कानून नहीं था।
अलग से। हमारे पास यही कानून प्रेजेंट किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के साथ। तो जो चीज़ें अब आप लोगों के लिए रेलिवेंट हैं और हम पॉइंट वाइज इसको करते जाएंगे। सबसे पहली बात, ये लॉ आप लोगों का कब आया था? 1 जुलाई 1930 को। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मोदी सरकार जी की मेहरबानी के हम लोगों का जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो बिकॉज ऑफ दैट अब आप लोगों के जितने भी बिजनेस लॉज हैं जो पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं थे, अब वो आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब अब अगर आप सेल या परचेज दिल्ली में करते हैं तब भी सोगा अप्लाई होगा, यही सेल परचेज अगर आप जम्मू में करते हैं तब भी सोगा अप्लाई होगा, और कश्मीर में करते हैं तब भी आपका सोगा ही एप्लीकेबल होगा। तो जब मैं इसके जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करती हूँ तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। इससे पहले जो आप लोगों को बायर के बारे में मैंने समझाया वो सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट वाज जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट्स इट। सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अबाउट दैम और दैट। अब 1 जुलाई 1930 में एक्ट आया, एप्लीकेबल हुआ है, इट इज़ एप्लीकेबल। पहले एप्लीकेबल नहीं था जम्मू एंड कश्मीर पे, अब ये सब जगह एप्लीकेबल है। तो 1930 से पहले जब भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती होगी तो कौन सा कानून था हम लोगों के पास? हमारे पास कानून था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाएंगी पीपीटी के ऊपर, तो वो पीपीटीज़ में, वो स्लाइड्स में आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें मेंशन मैंने कर दी हैं ऑलरेडी। हम उसमें से भी देखेंगे, उसमें से भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अब ICA 1872, इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। ये एक्ट जो है आप लोगों का, हम लोगों ने पढ़ा है जो प्रीवियस क्लासेस में, दिस एक्ट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जब जब पार्टीज़ के बीच में बिजनेस अग्रीमेंट्स बनेंगे हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कौन सा कानून एप्लीकेबल हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना हम लोगों के पास बचे टोटल, मैं इस एक्ट को, इस पर्टिकुलर हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को मैं इसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करती हूँ। 1 पार्ट इज सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक, जो कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर्ड किया है CA फाउंडेशन में, राइट। इसके बाद आता है आप लोगों का 76 सेक्शन से लेकर सेक्शन नंबर 123 तक, और एक आता है पार्ट मेरे पास 124 से लेकर 238 तक। बेटा ये तो आप लोगों का पढ़ना होगा आप लोगों को जब आप लोग करेंगे कहाँ, जब आप लोग पहुंच जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पर। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई रियली होप इस अगस्त में आप लोगों के एग्जाम्स भी हो जाएं, फाइनली रिजल्ट्स भी आ जाए और आप लोग नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट भी दे पाएँ। तो फाउंडेशन लेवल तक आप लोगों को 75 सेक्शंस करवाए गए हैं, राइट। और 124 से लेके 238 तक आप लोगों के इंटर के लेवल पर आएंगे। इसके जो मिडल के आपके सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ओमिट कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए। कारण ये सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के, जो 1930 में आप लोगों के पास आया, ये सोगा के प्रोविजंस हैं जो पहले ICA के अंदर कवर्ड थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो 1930 में आया है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले हमारी सेल या परचेज ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी, लेकिन हमारे पास जो कानून था वो अलग से कोई कानून नहीं था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी गई थी। तो अब आती है बात कि यहाँ से ये हटाकर इसको एक अलग वजूद मिला है, और वो अलग वजूद आपका कब मिला है? इसको मिला है 1 जुलाई 1930 को। पहले दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। टोटल सेक्शंस जो इसके अंदर कवर्ड होंगे वो हैं आप लोगों के पास 66। बहुत बड़ा आप लोगों का चैप्टर नहीं है ये, बहुत बड़ा सेक्शन या बहुत सारे सेक्शंस आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। सोगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड प्लस बेनिफिट ये है कि इसमें से आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स का आपका कवरेज होती है, यानी कि 60 में से अगर 15 मार्क्स का आपका सोगा आ रहा है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि एग्जाम्स के पॉइंट से ये कितना रेलिवेंट होगा, राइट। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी। Is it showing on the screen, right? So now you can see on the screen, the chapter's name is Sales of Goods Act 1930, which will be covering approximately 10 to 15 marks.
आप लोगों को सामने से इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 1930 को। आप लोगों को जितने भी अपने नोट्स बनाने हैं गाइज, यहाँ पर हम आपको लिखवा भी रहे हैं, पीपीटीज भी दे रहे हैं, तो पीपीटीज आप लोग मेंशन करिए अपने रजिस्टर्स के अंदर। और जो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखवाती हूँ वो आप लोगों को सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एग्जाम्पल हो, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो या कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, कुछ अलग से आएगा, देन दैट समथिंग यू हैव टू राइट, अदरवाइज पीपीटी इज इनफ। ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द बुक्स विद द क्वेश्चन बैंक एंड दे आर क्वाइट इनफ। तो अब आता है सेकेंड पॉइंट, आप लोगों को दिखेगा क्या दिया गया है यहाँ पर। ये जो आप लोगों का प्रोविजन था, this particular provision is applicable. It was the provisions relating to the Sales of Goods Act was earlier covered under the Indian Contract 1872। जैसा कि आप सबको दिख रहा है सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक, मगर 1930 1 जुलाई के बाद से हम लोगों का ये अलग से एक्ट बन गया। अब तो सोगा ही एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो सारे प्रोविजंस ओमिट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट बुलेट दिख रही होगी, टोटल सेक्शंस है इसके अंदर 66। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत मैटर करती थी पहले, अब नहीं करेगी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है ना एक स्पेशल आप लोगों का स्टेट मानी जाती थी, तो किसी भी एक्ट को अगर उस पर एप्लीकेबल करना है तो हम लोगों को स्पेशल कंसेंट चाहिए होती थी वहाँ के ऑफिशियल्स से, जो कि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेक्शन नंबर 3 द प्रोविजंस ऑफ द ICA स्टिल कंटिन्यूज टू अप्लाई। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट के बारे में ज़रा देखते हैं फटाफट से। पहले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम जैसा कि आप सबको दिख ही रहा है, चैप्टर का नाम है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो हम सेल्स से रिलेटेड ही कोई ना कोई बातें करेंगे, सेल्स से रिलेटेड ही हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करेंगे। ये बिजनेस लॉ है तो बिजनेस अग्रीमेंट्स ही बनेंगे। मैं बिजनेस अग्रीमेंट बोलूँ या कॉन्ट्रैक्ट बोलूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। लेमैन लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में, दुनिया जहाँ में हर कोई कहता है कि अग्रीमेंट बोलो कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है। लेकिन जिस बच्चे ने लॉ पढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पता होगा कि हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, राइट। आपका सिर्फ बिजनेस अग्रीमेंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो अब करते हैं ज़रा शुरुआत। देखिए ज़रा क्या दिया गया है। सेल हो रही है, राइट, और ये बिजनेस लॉ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक बिजनेस अग्रीमेंट बनेगा। I'll get one बिजनेस अग्रीमेंट। बिजनेस अग्रीमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेल ऑफ गुड्स का, तो इसका नाम ही क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। नाम ही इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये आप लोगों की एक डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 4 ऑफ दी सोगा के अंदर। सोगा के अंदर जैसा कि आपको बताया गया था टोटल 66 सेक्शंस हैं। हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 4 से करेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर 4 के अंदर सारी डेफिनेशन आपकी दी गई है। ये डेफिनेशन ही अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि इस डेफिनेशन में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि हम आने वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इस डेफिनेशन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन मैंशनड। ज़रा डेफिनेशन एक बारी पहले रीड करते हैं, उसके बाद इस डेफिनेशन को हम पॉइंट वाइज इसको हम डिवाइड करेंगे, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। गाइज ये बेसिक क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है सोगा की, वी कांट रश, राइट। तो हम पहले एक इस डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे जिसके ऊपर आपका कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा, बट उसके बाद हमारा आराम से कवर अप हो जाएगा। सो आइए ज़रा स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 4। आई एम जस्ट रीडिंग इट, राइट। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रीड आउट करना है मेरे साथ, आप भी रीड करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक चीज़ मैं साइड बाय साइड लिखती जा रही हूँ, जो भी अलग अलग चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो समझ में आ गए मैम, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स। भाई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर दो पार्टीज तो होंगी, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम कम से कम दो पार्टीज चाहिए, चाहे से वो नेचुरल पार्टीज हो, चाहे से वो आपकी आर्टिफिशियल पार्टीज हो। तो यहाँ पर भी दो पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट है और वो दो पार्टीज के नाम क्या होंगे, एक पार्टी का नाम तो होगा आपका सेलर, दूसरी पार्टी का आपका नाम क्या होगा, बायर। चलिए दोबारा से,
दोबारा से आगे बढ़ने से पहले हमेशा थोड़ा सा पीछे जाना ज़रूरी है, स्पीड बढ़ती है आपकी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ट्रांसफर किया जा रहा है, या तो ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर मतलब हो चुका, या फिर ट्रांसफर करने का वादा किया गया। अग्रीज टू ट्रांसफर, सहमति दी गई कि हम ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर क्या किया जा रहा है? द प्रॉपर्टी। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वर्ड लिखा है यहाँ पर क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, ठीक है। किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? बायर को। वो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था कि हम लोगों के पास दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है भाई, तो कम से कम उसके अंदर दो पार्टीज तो होंगी, और एक पार्टी जो कि गुड्स को बेच रहा है और दूसरी पार्टी जो गुड्स को परचेज कर रहा है। तो जो परचेज कर रहा है या परचेज करने का वादा कर रहा है उसको हम बुलाते हैं बायर। अब ऑब्वियसली फ्री में काम नहीं होगा, बिजनेस कर रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं हो रही है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही है, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है। बिजनेस में कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस किया है तो बदले में कंसिडरेशन आएगा ही आएगा। अब अगर सेलर की तरफ से गुड्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली बायर की तरफ से भी तो कुछ आ रहा होगा, और वो जो कुछ आ रहा है वो कुछ हमेशा प्राइस ही होना चाहिए। गुड्स के बदले में गुड्स नहीं आएंगे, अदरवाइज वो बार्टर बन जाएगा। तो जो बदले में आपको मिलने वाला है यहाँ पे कंसिडरेशन की फॉर्म में, वो कंसिडरेशन आपका क्या होगा? प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है आपका? मनी। कंसिडरेशन हमेशा प्राइस का मतलब मनी नहीं होता है। हम लोग कई बार कहते हैं यू हैव टू पे द प्राइस, जैसे कि अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको यू हैव टू पे द प्राइस ना। व्हाट प्राइस? इन द सेंस आपको अपनी नींद हो सकता है सैक्रिफाइस करनी पड़े, आपको अपने टीवी शो सैक्रिफाइस करने पड़े। तो प्राइस का मतलब होता है इट्स अ कंसिडरेशन। मगर गुड्स की जब भी मैं डीलिंग कर रही हूँ, गुड्स को जब मैं खरीद या बेच रही हूँ सोगा के अंडर, तब मैं कहती हूँ प्राइस का एक ही मतलब होगा, और वो आपका क्या होगा? मनी कंसिडरेशन। अभी हम डिटेल में करेंगे इन सब चीज़ों को। थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। दोबारा से डेफिनेशन वापस से जाने से पहले एक बारी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 4 इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है या फिर करने का अग्रीमेंट किया जा रहा है। किसको ट्रांसफर करी जाएगी? टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब इन बातों का मतलब क्या है? ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे तो हमारी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली ये सारे पॉइंट्स कवर होने का मतलब है आपको इस चैप्टर का ना एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हम आगे चलकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब है कि जब भी आप लोग सोगा के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो सिर्फ सोगा ही एप्लीकेबल नहीं होगा, साथ साथ एप्लीकेबल होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। क्या कहना चाह रहा है हमारा इंस्टीट्यूट, क्या कहना चाहता है हमारा पार्लियामेंट? वो ये कहना चाहता है बेटा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, आप लोगों को याद होगा क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। वो दोनों ही लोग आपके काबिल होने चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, दोनों आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें, यानी कि कंसेंसस एड इदम होना चाहिए, राइट। अच्छा, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी लॉफुल पर्पस के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। तो आप लोगों को सिर्फ सोगा, जब भी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, किसका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं? सेल का, तो सिर्फ आप लोगों को सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। आप लोगों को साथ साथ और क्या एप्लीकेबल करके चलना पड़ेगा? 1872। अब देखो यहाँ पे ना एक पिक्चर मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सिर्फ एक ही लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अपनी फैक्ट्री डाली है, राइट, मैं अपनी एक फैक्ट्री मैंने फॉर्म करी है, हमारा ब्रेसलेट्स का बिजनेस है, हम फैक्ट्री हमने बनाई है, उस फैक्ट्री के अंदर हमारे ब्रेसलेट्स बनते हैं। तो मैं जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही हूँ तो फैक्ट्री का एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मैंने वर्कर्स रखे होंगे, मुझे उन्हें बोनस बांटना है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। बोनस दे रही हूँ तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट
जो है आप लोगों का 1936, वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, आप लोगों के ऊपर मल्टीपल एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं। तो अब आती है कहानी कि जब भी आप सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करोगे तो आपके ऊपर भी सिर्फ सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कभी कभी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कुछ और बात कहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बात कहेगा, तो आप किसकी बात मानोगे? मतलब कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है, आप लोगों को याद होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में, और वो दोनों ही पार्टीज मेरी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब वो माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो मैं एक पॉइंट लेती हूँ अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जो कि मेजर है। मेजर है मतलब 18 साल का हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा उम्र का है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कितनी बारी देखा है ना छोटे बच्चों को भी तो सेल परचेज करते हुए? कितने सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, रोड साइड पर भी आप लोगों को मिल जाता है, काउंटर्स होते हैं कई लोगों के जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ में डील कर रहे होते हैं, वो आपको सामान बेच रहे होते हैं। तो क्या अब अगर आप उनसे सामान खरीद रहे हैं तो क्या वो बिज़नेस नहीं हो रहा? वो भी बिज़नेस हो रहा है, वहाँ पर भी बिज़नेस हो रहा है। तो वहाँ पर आपको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है? सोगा। अब सोगा कहता है कि अगर सेल हो रही है तो यानी कि डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, डेफिनेटली आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सोगा एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि एक बच्चा तो कभी सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा एक माइनर कौन है हमारा, इनकॉम्पिटेंट पार्टी, और कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए होगी, मेजर पार्टी। तो किसकी बात माने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि उस बच्चे के साथ आप बिजनेस मत करो। लेकिन अगर हमने ऐसे बच्चों के साथ बिजनेस नहीं करा, बेटा ये एजुकेशन और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जिसको हम कहते हैं फूड, शेल्टर, राइट, एंड क्लोथ्स, बेसिक नेसेसिटी। एक बच्चा जिसके पास अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या वो एजुकेशन के लिए आगे जा पाएगा? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन है, नहीं, चाइल्ड लेबर कुछ जगहों पर बैन है, जैसे वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, वो कार नहीं चला सकता, वो क्या कहते हैं, वो आपके कुकिंग एरियाज़ में ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मगर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे वो अपना या अपने परिवार का पेट पाल पाए। तो एक माइनर भी सेल कर सकता है, तभी तो हमें रोड साइड पर कितने सारे ऐसे माइनर्स, वेंडर्स मिल जाते हैं जो कि सेल कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम उनसे खरीद रहे हैं, यानी कि हम भी तो फिर बिजनेस कर रहे हैं। सोगा कहता है उनके साथ बिजनेस कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है उनके साथ बिजनेस मत करो, क्योंकि वो तो माइनर है और आईसीए के हिसाब से सिर्फ मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सक्षम है। तो फिर हम किसकी बात मानेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक जर्नल लॉ है, राइट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक स्पेसिफिक लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक जर्नल लॉ। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? हमारा एक स्पेसिफिक लॉ। और कभी भी अगर इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो जाए, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, मुठभेड़ हो जाए कि जर्नल लॉ कुछ कह रहा है और स्पेसिफिक लॉ कुछ कह रहा है, तो आप किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं? यू आर गोइंग टू गिव द इंपॉर्टेंस टू द स्पेसिफिक लॉ। तो अगर आप उस छोटे बच्चे से, उस वेंडर से भी मार्केट में जाकर कुछ परचेज करते हैं, वो पूरी तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अगर आपने उसका पैसा नहीं चुकाया, उसके पास पूरा लीगल राइट होगा टू फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, राइट। तो ये बात अब कहाँ से आई कि मैम स्पेसिफिक लॉ की बात मानो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात ना मानो? ये बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने खुद ही बोल दिया। आईसीए ने सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये बात स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है कि मेरी बात मानो, लेकिन अगर मेरी बात से हटकर कोई कुछ और कहता है तो पहले आप उसकी बात मानो। क्यों? क्योंकि आईसीए बेटा एक आम लॉ है, वो एक जर्नल लॉ है। मैं कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँ, मान लीजिए अब मैंने केटी सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यहाँ पर मैं गुड्स नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, राइट। तो सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म होता है, से आपके गुड्स परचेज का कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म होता है जब आपका रेंट पर आप घर ले रहे हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आपका एक जर्नल लॉ है जो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन सोगा सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सोगा सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होगा जहां पर गुड्स की सेल या फिर परचेज की जाएगी, स्पेसिफिकली गुड्स में ही डील कर रहा है वो। तो एक उसी के लिए एक इंपॉर्टेंट लॉ बना है
सिर्फ उसी पर्पस के लिए बना है तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा ना। ऊपर से आईसीए खुद ही कहता है कि मेरी बात अगर किसी दूसरे लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो मेरी बात को इग्नोर कर देना और दूसरे लॉ की बात को एप्लीकेबल कर लेना। कहाँ लिखा है ये बात, आइए ज़रा देखते हैं प्रीवियस स्लाइड पे अपनी। लास्ट आप लोगों को जो बुलेट है, लास्ट आप लोगों का पॉइंट देखिए ज़रा क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 द प्रोविजंस ऑफ द आईसीए, ये सेक्शन 3 सोगा का नहीं है, ये सेक्शन नंबर 3 है आईसीए का। आई हैव मेंशन दैट, राइट। क्या लिखा है, provisions of the ICA 1872 still continues to apply to contracts for the sale of goods except where the sale of goods that provides for the contrary। कहने का क्या मतलब है कि ICA जो है उतना ही एप्लीकेबल होगा सेल परचेज की ट्रांजैक्शन के ऊपर जितना सोगा एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर ICA में दी गई कोई भी बात आपके सोगा के लॉस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, आप लोगों को वर्ड दिखेगा स्क्रीन पर लास्ट में, से दिस इज कॉन्ट्रारी का मतलब अगेंस्ट में, यानी कि अगर आपका सोगा कुछ और कह रहा है, आईसीए कुछ और कह रहा है, तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी, सोगा की, बिकॉज वो है आप लोगों का एक स्पेसिफिक लॉ। तो अब वापस से आते हैं अपनी प्रीवियस शीट के ऊपर जहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन से अपने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। ये डेफिनेशन है आप लोगों की विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 4। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन पढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन पहले उसके सब पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, कि सोगा में भी कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है, यानी कि बकायदा आप लोगों के आईसीए के जो सेक्शन 10 है, आईसीए का सेक्शन नंबर 10, जिन बच्चों ने पहले आईसीए पढ़ा हुआ है उन लोगों को अपने आप ये याद आ गया होगा कि सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है कि कम मिनिमम 2 पार्टीज हों, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। मतलब वो सारी चीज़ें जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होती हैं, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों की सोगा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पाई जाएंगी, यानी कि आईसी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर सेलर। आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर सेलर। तो सेलर कौन है, नॉर्मल सा मीनिंग है, सब जानते हैं। सेलर का मतलब है मैम जो कोई चीज़ बेच रहा है, राइट, बेचने का जो काम कर रहा है। तो जो सेलर है ना आप लोगों का, सेलर की डेफिनेशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। लॉ कहता है सेलर वो भी कहलाएगा जो अभी गुड्स को बेच रहा है, सेलर वो भी कहलाएगा जो गुड्स को बेचने का वादा कर रहा है, यानी कि वो या तो अभी बेच रहा है गुड्स को, आइदर he sells the good, the person who sells the goods, या फिर agrees to sell the goods। या तो वो गुड्स को अभी बेच रहा है तो भी वो सेलर कहलाएगा, और अगर वो गुड्स को बेचने का वादा कर रहा है तो भी वो सेलर कहलाएगा। देखो हम इसके बारे में पता है क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम बता सकें आगे चलकर कि कल को जब परचेजर से, बायर से पैसा क्लेम करने की बारी आएगी तो कौन क्लेम कर सकता है, मतलब किसके पास है वो राइट तो आपके सेलर के पास ही होगा ना, बिकॉज ऑब्वियसली उसी ने गुड्स को बेचा है या फिर बेचने का वादा किया है, वही है वो शख्स जिसने आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वंस इट इज फॉर्म्ड यू आर बाउंड टू परफॉर्म। एक बारी फॉर्म कर लिया तो परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो वो मान लिया जाएगा आप लोगों का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हम लोगों ने सीखा ही था आईसीए के अंदर। बायर की बात आती है अब थर्ड पॉइंट हम लोगों का। बायर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन भी कुछ सेलर जैसी है, बस सेल की जगह बाय आ जाएगा। बायर इज अ पर्सन हु परचेज द गुड्स, पर्सन हु परचेज द, ये पर्सन होंगे कोई, पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन आप लोगों के नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेचुरल, और इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। तो बायर कौन है, बायर इज अ पर्सन हु परचेजेस द गुड्स, ठीक है, इसके अलावा हु अग्रीज टू परचेज द गुड्स, यानी कि वो इंसान भी बायर कहलाएगा जो अभी गुड्स को खरीद रहा है, और वो भी बायर कहलाएगा जो गुड्स को खरीदने का वादा दे रहा है। अब आती है नेक्स्ट कहानी हम लोगों के पास। मैं इस पॉइंट को नीचे मेंशन कर देती हूँ बिकॉज आई विल बी नीडिंग मोर स्पेस। क्या पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफ़र और अग्रीज टू ट्रांसफ़र।
इसको हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं? आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं गुड्स की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है? देखो, प्रॉपर्टी के दो मतलब हैं, एक होता है स्पेशल। ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन करते समय हम सभी को लिखना होता है तो हम लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए पीपीटीज अरेंज्ड हैं, यू हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। मेरे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है स्पेशल प्रॉपर्टी और एक है मेरे पास जर्नल प्रॉपर्टी। अब देखो, जब भी हम प्रॉपर्टी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबसे पहले ना अकाउंट्स वाला टाइम याद आ जाता है, जो हम लोगों ने, वो हमारा कॉमर्स का बचपन था, 11th और 12th स्टैंडर्ड, वो टाइम याद आ जाता है। मैम, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? एसेट्स। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपके एसेट्स हो गए, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो। तो लेट मी मेक इट क्लियर, सोगा में प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब आपका कैश, बैंक बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। सोगा के अंदर जब भी मैं प्रॉपर्टी वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो उसके दो मतलब निकल रहे हैं, राइट? दो मतलब क्या हैं? एक मतलब है ओनरशिप और दूसरा मेरा मतलब क्या है? पोजेशन। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स की क्या ट्रांसफ़र करी जा रही है? प्रॉपर्टी। यानी कि गुड्स की क्या ट्रांसफ़र करी जा रही है? पोजेशन एंड ऑल्सो ओनरशिप। मतलब क्या है? से मान लीजिए आई एम हैविंग दिस लैपटॉप जस्ट विद मी। ये जो लैपटॉप है, इट्स नॉट माई लैपटॉप, राइट? दिस प्रोजेक्टर इट इज़ नॉट माइन, लेकिन ये फ़िलहाल मेरी कस्टडी में है, यानी कि मेरे पास इसकी पोजेशन है। आई एम नॉट द ओनर, आई एम जस्ट हैविंग द पोजेशन, राइट? तो पोजेशन का मतलब क्या है? जब फाइनली चीज़ आपके हाथ में होती है या आपकी देखरेख में होती है या आपकी नज़रों के सामने, आपकी देखरेख में, जो आपके कि आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन ले पाए, तो वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का क्या? पोजेशन। जब भी आप मार्केट से कोई गुड्स परचेज करते हो, से मान लीजिए मैंने मार्केट से वॉच परचेज करी, राइट? टाइटन की ये वॉच है मेरी, ये वॉच मैंने परचेज करी और पैसा भी दे दिया और उन्होंने कहा मैम वॉच आपकी हो गई। सिर्फ कह दिया और वॉच मुझे दी नहीं, तो क्या मैं वाकई में उस वॉच को यूज़ कर पाऊंगी? तो मुझे सिर्फ ओनरशिप नहीं चाहिए, मुझे गुड्स की साथ साथ क्या चाहिए? पोजेशन भी चाहिए। तो अगर मेरे पास ये लैपटॉप की पोजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास इसकी ओनरशिप हो। उसी तरीके से लाइक माई बैग, मेरा बैग अभी से रखा हुआ है, मान लीजिए रिसेप्शन पर है, तो वो बैग जो है वो मेरा बैग है, राइट? मेरे पास उसकी ओनरशिप है। मेरे ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, मतलब मैं उसकी मालकिन हूँ, मेरे पास उस बैग की ओनरशिप है, मगर मेरे पास अभी उसकी पोजेशन नहीं है, मतलब वो मेरे पास नहीं है या मेरी नज़रों के आगे नहीं है या मेरी देखरेख में नहीं है, मुझे नहीं पता, अभी वो रखा हुआ है, ओके। तो मेरे पास क्या है? ओनरशिप तो है उस बैग की, मगर मेरे पास क्या नहीं है अभी? उसकी पोजेशन। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? लैपटॉप का। मेरे पास लैपटॉप की पोजेशन है मगर मैं इसकी मालिक नहीं हूँ, यानी कि मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आप अगर मार्केट से कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाएं, आपको उसकी पोजेशन मिल जाए, ओनरशिप ना मिले, या आपको उसकी ओनरशिप मिल जाए, पोजेशन ना मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। से मान लीजिए आपको पोजेशन मिल गई, राइट, ओनरशिप नहीं मिली, तो बेटा वो चोरी कहलाएगी कि शायद आपने बिना किसी की परमिशन के अगर आपने ले लिया, तो आपको ओनरशिप मिल गई और पोजेशन नहीं मिली, तो क्या फ़ायदा ऐसी ओनरशिप का? मुझे मतलब मेरा सेलर बोलता रहे मैम गुड्स आपके हो गए, आपके हो गए, आपके हो गए, बोलने से क्या होता है भाई? दो भी तो सही। तो सिर्फ ओनरशिप आपको नहीं चाहिए, आपको गुड्स की ओनरशिप के साथ साथ आपको उसका क्या एंजॉय करना है? पोजेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के अंदर हम लोग गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉपर्टी जो होगी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी के वैसे दो मतलब हैं, अभी आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड। यहाँ अभी मैंने और भी एक दो पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने हैं, क्योंकि डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टी वर्ड लिख कर आ रहा है ना, तो उसका कुछ अलग ही मतलब है, क्या है? और तो प्रॉपर्टी के दो मतलब आपको बताए गए, एक है ओनरशिप और एक है पोजेशन। अब जैसे अब मैं इस वॉच की बात करूँ, राइट, आई एम वेयरिंग दिस वॉच, आई एम हैविंग दिस वॉच विद मी, मेरे पास इसकी पोजेशन भी है और मैंने इसको बाकायदा खरीदा है, मेरे पास इसका बिल भी है या वॉट एवर, अब तो नहीं रहा, काफ़ी पुरानी वॉच हो गई, वॉट एवर, आई हैव परचेज्ड इट, मेरे पास इसकी ओनरशिप है, मेरे पास इसकी पोजेशन है, मेरे पास इसकी दोनों चीज़ें हैं। तब मैं कहती हूँ कि हम सेलर और बायर के बीच में क्या फॉर्म हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्योंकि मकसद तो यही होता है ना, देखो आपने पैसा दिया और आपको अगर उसकी पोजेशन ना मिले तो क्या फ़ायदा आपको पैसा देने का, या आपको ओनरशिप ना मिले
तब भी कोई फ़ायदा नहीं कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जब भी फॉर्म किया जाएगा उसका मकसद क्या होगा, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। गुड्स की क्या ट्रांसफ़र करना, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी के दो मतलब हैं। यहाँ पे मैं अकाउंट्स का कंसेप्ट नहीं चला रही हूँ। अकाउंट्स में जब भी मैं बोलती हूँ ना मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, हम जब ऐसे लाइंस बोलते हैं तो प्रॉपर्टी वर्ड का वहाँ पर मतलब क्या होता है, एसेट्स। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स नहीं है। इट हैज़ गॉट टू मीनिंग्स। वन इज जर्नल मीनिंग, जनरली, राइट, उसका मतलब क्या है, ओनरशिप। और एक क्या हो गया मेरा, स्पेसिफिकली, मतलब क्या हो जाएगा, पोजेशन। अब एक ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट, कि ये चैप्टर पढ़ते समय जहाँ पर भी अगर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं या हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो वैसे तो ज़्यादातर लिखा हुआ आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिखकर आया तो समझ जाना पोजेशन की बात हो रही है, पोजेशन की, राइट। जर्नल प्रॉपर्टी लिखकर आया तब भी आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है, तो उसका मतलब क्या होगा। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड लिखकर आ रहा है तो आप उसका क्या मतलब निकालोगे, उसका मतलब निकाला जाएगा जर्नल प्रॉपर्टी, राइट। उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, जर्नल प्रॉपर्टी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही होती है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप मालिक बन गए, जिसके पास मालिकाना हक आ गया, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। से मान लीजिए आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉच, सो आई कैन डू एनीथिंग विद इट ना। I can do anything. If I want, I can sell it. If I want, I can gift it to someone else. If I want, I can use it. I can do anything. मैं चाहूँ तो इसको उतार कर साइड में रख दूँ, एकदम आइडल ऐसे ही रखा हुआ है। तो एक मालिक जो है वही तो देखा जाए असल में गुड्स को एंजॉय कर पाता है। लेकिन अब अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ या मैं इस प्रोजेक्टर, इस कैमरा की बात करूँ, आई एम नॉट दी ओनर ऑफ दिस कैमरा, राइट, आई एम नॉट दी ओनर ऑफ दिस लैपटॉप। तो इसको बेचने का हक, इसको प्लेज पे देने का हक, या फिर इसको किसी को गिफ्ट में देने का हक, ये सारे जो राइट्स है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बेशक से मेरे पास इसकी पोजेशन है, बट आई एम नॉट हैविंग दी ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ना, पोजेशन और ओनरशिप में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आप लोगों का क्या, दैट इज ओनरशिप। तो अगर प्रॉपर्टी वर्ड सोगा में कहीं पर भी लिखा रहा है, सिर्फ अगर प्रॉपर्टी लिखा है तो उसका मतलब ही होगा आपका क्या, ओनरशिप। एम आई क्लियर विद दिस। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से क्विक रिव्यू 2 मिनट्स के अंदर। क्या है आप लोगों का, चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर है आप लोगों का। 1 जुलाई से आया था, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। पहले आईसीए के अंदर इसके प्रोविजंस कवर्ड थे, अब तो इसका अलग वजूद बन चुका है 1 जुलाई 1930 से। इट इज दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, राइट। आई डोंट हैव टू राइट इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। पहले आप लोगों को जैसे जीएसटी आया था, वो पहले दिन से जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल था, तो हम जीएसटी में ना अलग से लिखते थे दैट इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग JNK, बट वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग नाउ बिकॉज JNK इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें हमने क्या सीखा था कि ICA का सेक्शन नंबर 3 कहता है कि भाई मेरे सारे प्रोविजंस जो है वो सोगा के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो आप स्पेसिफिक लॉ यानी कि सोगा को एप्लीकेबल बनाएंगे। नेक्स्ट आइए, स्लाइड आइए हमारे पास, क्या है, डेफिनेशन है। मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ, अब ये डेफिनेशन हम लोगों की कंप्लीट हुई नहीं है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन समझ में आ गई कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही रहा है, यानी कि सारे एसेंशियल्स जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके थ्रू वेयर बाय सेलर कर रहा है। सेलर कौन था हमारा, पढ़ाया था मैंने अभी आप लोगों को। सेलर था हमारा वो इंसान जो गुड्स को बेच रहा है या फिर बेचने का वादा कर रहा है, यानी कि या तो वो बेच रहा है और ही आइदर ही इज सेलिंग और अग्रीज टू सेल द गुड्स। कैसे, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, या तो वो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये मैंने अभी तक कंसेप्ट अभी तक कराया नहीं, अभी करेंगे हम। क्या ट्रांसफर करने की बातें चल रही हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था, ओनरशिप एंड पोजेशन, दोनों चीजें आ जाएंगी। जनरली प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ओनरशिप, और स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल मतलब यहाँ पर क्या होगा आप लोगों की पोजेशन। इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। बायर का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं, बायर मीन्स कौन सा इंसान, ही इज द पर्सन हु बायज द प्रोडक्ट और अग्रीज टू बाय द प्रोडक्ट। नाउ अब मेरे पास जो 2-4 पॉइंट्स और रह गए वो कौन से रह गए, एक आता है देखिए अब सामने, वापस से शीट पर आते हैं हम लोग।
एक यहाँ पर भी आ जाता है एसेंशियल्स। पहले ये एक पीपीटी और कवर अप कर लेते हैं, हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या कर लिया। फर्स्ट पॉइंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट इट विल फुलफिल ऑल द कंडीशंस, दीज आर द थिंग्स यू गाइज आर सपोज टू राइट फॉर योर क्लासेस। बट ये बेटा पीपीटीज हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की जो एसेंशियल जिस पर मैं फोकस कर रही हूँ, आरटीपी 2020, आरटीपी 2018, आरटीपी 2019, प्रीवियस एग्जामिनेशंस, सब में ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको पार्ट 2 प्रोवाइड किया था, उसमें बेटा आरटीपीज हैं सारी। पिछले 5 अटेम्प्ट की आरटीपीज आप लोगों को दी गई हैं। 2018 के 2 अटेम्प्ट्स हैं, 2019 के 2 हैं, 2020 की 1 है और दूसरी आ नहीं पाई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल। अदरवाइज आप लोगों की अप्रैल तक भी एक और आरटीपी आ जाती है, अप्रैल मई तक। वो अभी नहीं आई है, मे बी इन फ्यूचर विल गेट दैट, हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। तो आरटीपी में भी आप लोगों को दिख जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के ऊपर इतनी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, मगर ये सब लिखकर नहीं आना है। ये सारा बेटा बिल्कुल ब्रीफ में आप लोगों को समझाने के लिए लिखवाया गया है। इसको लिखकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वैसे कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय, पढ़ते समय आप लोगों को ये जो बुक दी गई है, दिस बुक इज इनफ, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स। आप लोगों को जब भी अपने घर पर पढ़ाई करनी है तो पहले क्या करना है, लेक्चर आप ले रहे हो, पीपीटी से आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो, मगर ये मत सोचिएगा कि ये पीपीटी के नोट्स आपने बना लिए तो दैट इज इनफ। नो, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक, यू हैव टू रीड। और हम भी यहाँ पर देखेंगे, कवर अप करेंगे। मैं क्लास के एंड में हमेशा बताऊंगी कि इतने पेजेस मेरे कवर अप हो गए, इतना मैंने कर लिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कंटेंट से ज़्यादा पेजेस पर फोकस करते हैं। मैम कितने पेजेस कवर हो गए, मैम कितना हो गया। बच्चों को लगता है जितने नंबर ऑफ पेजेस कवर अप हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है पहली बात तो। पर फिर भी देखते हैं। अब पीपीटी पर वापस फोकस करिए। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आरटीपीज में भी आया है। पॉइंट नंबर 1 इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। पहला बुलेट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल करे। सेकंड है 2 पार्टीज होंगी। कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है भाई तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी 2 पार्टीज। अच्छा, वो पार्टीज का मतलब ये डिस्क वाली पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आईसीए में पहले भी समझाया है। जब भी पार्टीज वर्ड इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है पर्सन। पर्सन कैन बी नेचुरल, पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल। एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी को गुड्स बेच सकती है या खरीद सकती है, या एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल पर्सन के साथ, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकता है, या 2 नेचुरल भी आपस में कर सकते हैं। तो सेलर कौन है, पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। बायर कौन है, पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स। नेक्स्ट बुलेट देखिए, प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। प्रॉपर्टी के 2 मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जर्नल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। जर्नल प्रॉपर्टी क्या दिया गया है, उसका मतलब ओनरशिप, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पोजेशन। अब नेक्स्ट आप लोगों को एक बुलेट दिखेगी, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। हमारे पास बेसिकली अब ये 3 पॉइंट्स रह गए, इसके बाद हमारी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। इसको हम करते हैं, हम अपना नेक्स्ट फ्रेश शीट से करते हैं। वर्ड इस्तेमाल किया गया था ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर रहे थे हम, गुड्स की प्रॉपर्टी। गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अग्री कर रहे हैं कि ट्रांसफर करेंगे। या तो ट्रांसफर कर दिया या फिर अग्री कर रहे हैं कि ट्रांसफर होगा, अग्रीज टू ट्रांसफर। अच्छा, क्या ट्रांसफर किया जा रहा है बच्चे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब आप लोगों को सबको बता चुकी हूं मैं। प्रॉपर्टी का मतलब है या तो ओनरशिप या फिर पोजेशन। प्रॉपर्टी किसकी ट्रांसफर करी जा रही है, गुड्स की। अब ट्रांसफर अगर आपने कर दिया, काम हो चुका, डन है, मतलब अब तो जी ये पास्ट है आप लोगों का एक तरीके से, अब नथिंग इज लेफ्ट एक्चुअली। जब मैं कहती हूं कि ट्रांसफर हो गया तो मैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेल। और जब मैं कहती हूँ अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, वादा किया है या अग्री कर गई हैं पार्टीज, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही बना लिया है कि फ्यूचर में ट्रांसफर करी जाएगी प्रॉपर्टी। फ्यूचर में ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, गुड्स की प्रॉपर्टी, गुड्स की ओनरशिप और उसकी पोजेशन फ्यूचर में हम ट्रांसफर करेंगे। तो हम कहते हैं वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है पार्टीज के बीच में, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा गया है अग्रीमेंट टू सेल। यानी कि अगर मैं कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट नाम लिखा हुआ है यहां पर, क्या, कॉन्ट्रैक्ट, इसके 2 भाग हैं।
एक है हमारे पास क्या, सेल, और दूसरा भाग है हम लोगों के पास क्या, अग्रीमेंट टू सेल। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी सेल लिखा है, यहाँ पर भी सेल लिखा है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब हमेशा सेल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक पार्ट आता है सेल का और एक पार्ट आता है अग्रीमेंट टू सेल का। अब यहाँ पर अग्रीमेंट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाउंड नहीं है। अग्रीमेंट भाई बिजनेस अग्रीमेंट है, एंड एवरी बिजनेस अग्रीमेंट इज इम्प्लाइड, इट इज डीम्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। समझाया गया था आप लोगों को कि हम मानकर चलते हैं, इट इज प्रिज्यूम्ड कि हर बिजनेस अग्रीमेंट के अंदर आपकी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मौजूद है। पढ़ा है डिटेल्ड में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ आईसीए के अंदर। जिसने नहीं अभी तक कवर किया है बस वो इतना जान ले कि हर बिजनेस अग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखा है अग्रीमेंट टू सेल, ऑब्वियसली सेल किया जा रहा है, गुड्स को सेल किया जा रहा है, सेलर से बायर को सेल किया जा रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो ये भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट टू सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली क्या बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो सिमिलैरिटी क्या है इसके अंदर, सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वंस फॉर्म्ड यू आर बाउंड टू परफॉर्म्ड, एक बारी बन गया तो निभाना पड़ेगा। मतलब ये तो वो कमिटमेंट है जो एक बारी कमिटमेंट दे दी तो फिर किसी की नहीं सुन सकते आप, कोई आपकी नहीं सुन सकता। वंस यू हैव फॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर सपोज टू परफॉर्म इट। अब इसके रिगार्डिंग हमको कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ने होंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ना हम कई चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, सेल में ना और अग्रीमेंट टू सेल में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी होती है वो होता है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों के लिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा आ रहा है तो उसको मैं सिर्फ सेल नहीं, मैं अग्रीमेंट टू सेल भी मानूंगी। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, वैसे डिफरेंसेस और भी हैं, हम डिटेल में करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा आप लोगों का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किसका होता है, डिफरेंस होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप का। इस ओनरशिप के, पासिंग ऑफ ओनरशिप के टाइम का। अगर ओनरशिप आप लोगों की इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गई है, इमीडिएटली, जैसे हम कैश सेल्स में होता है यार, आप मार्केट गए, आपने पैसा दिया, ब्रेड लिया और आप आ गए, यानी कि आपने उसी वक्त जो है कैश भी दे दिया, गुड्स भी ले लिए, ओनरशिप भी आ गई। अब ऑब्वियसली वो आपसे ब्रेड वापस तो नहीं मांग सकता ना, बिकॉज आपके पास उसकी ओनरशिप भी आ चुकी है और आपके पास आ चुकी है उसकी क्या, पोजेशन। तो जब ओनरशिप पोजेशन दोनों आ जाती है, ऑलमोस्ट ओनरशिप के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि मालिकाना हक जो होता है, ओनरशिप का जो राइट होता है वो पोजेशन के राइट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हर इंसान जिसके पास पोजेशन है ज़रूरी नहीं कि वो मालिक होगा, तो मालिकाना हक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपकी ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो चुकी है गुड्स की, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बनने के साथ ही या इन फ्यूचर कभी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जैसे भी अगर वो ट्रांसफ़र हो गई हमारी ओनरशिप, तो मैं कहती हूँ कि हो चुकी है क्या, सेल, हो चुकी है हमारी क्या, सेल। लेकिन अगर आपकी ट्रांसफ़र हो रही है क्या, ओनरशिप फ्यूचर में, जैसे कि हम वादा करते हैं ना कि ठीक है फ्यूचर में ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, कैसे से मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर से मुझे एक कोई स्टाइल पसंद आ गया गॉगल्स का, मैं सेलर के पास गई और मैंने सेलर को जाकर बोला कि भाई मुझे ये वाले गॉगल्स परचेज़ करने हैं, राइट। अब उसने बोला कि मैम अभी नहीं है हमारे पास, मगर हम आपको मंगवा देंगे मे बी 1 या 2 दिन के अंदर या 1 या 2 हफ्ते के अंदर, आप हमें टाइम दीजिए। तो अब आपके बायर और आपके सेलर के बीच में आज जो बन रहा है वो है अग्रीमेंट टू सेल। अभी गुड्स तो है ही नहीं, अभी तो गुड्स है ही नहीं ना हमारे पास, गुड्स तो अभी आएंगे, आ जाएंगे, उसके बाद वो फ्यूचर में आपके बेचे जाएंगे। लेकिन आज भी तो कुछ बातचीत हो रही है ना सेलर और बायर के बीच में, आज भी तो कोई कमिटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो आज जो ये अग्रीमेंट बन रहा है, आज जो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका नाम रखा गया है अग्रीमेंट टू सेल। तो गुड्स को आप चाहे से आज ही बेच दें, आज ही उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें, चाहे से वो ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करें फ्यूचर में, इन बोथ द केसेस हम ये मानकर चलते हैं कि आप दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसका नाम है
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो आप ओनरशिप आज ट्रांसफर करें या आप ओनरशिप ट्रांसफर करें फ्यूचर में, दोनों ही केसेस में आपके ऊपर सोगा एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सोगा तो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ही क्या है मैम, इट इंक्लूड्स सेल एज वेल एज अग्रीमेंट टू सेल। इसके डिफरेंसेस हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले डेफिनेशन के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, उसके बाद हम इसके डिफरेंसेस करेंगे। मेन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, सेल में और अग्रीमेंट टू सेल में, जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि सेल में आपकी ओनरशिप जो होगी वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी, मगर अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, अभी पार्टीज अग्री कर गई, वादा कर दिया है, निभाया जाएगा कब, इन फ्यूचर। आइए वापस से नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या था, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेलर हो गया, बायर हो गया, प्रॉपर्टी हम लोगों ने कवर्ड कर लिया, गुड्स रह गया। गुड्स के बारे में पढ़ते हैं अभी डिटेल में, प्राइस के बारे में भी जानेंगे अभी थोड़ा सा। ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, ये भी हमारा कवर्ड हो गया। ट्रांसफर हम लोगों ने सीख लिया कि ट्रांसफर क्या ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, गुड्स की प्रॉपर्टी, राइट। अग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब अग्रीमेंट टू सेल। एम आई क्लियर? अब ट्रांसफर करा जा रहा है गुड्स को, गुड्स की ओनरशिप या पोजेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सारी बातचीत ही गुड्स से रिलेटेड है। चैप्टर की इनफैक्ट हेडिंग भी यही है हम लोगों की, राइट। चैप्टर की हेडिंग क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि गुड्स की बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं कि गुड्स क्या होंगे। आइए ज़रा जान लेते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखेगी, सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने गुड्स के बारे में मेंशन किया है। गुड्स इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। सब बच्चों को याद होगा, मैंने प्रीवियस जो भी हमारे इनिशियल लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने हमेशा एक बात सिखाई है कि ज़्यादातर आपके एक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही दी गई होती है। सेक्शन नंबर 2 में अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों की सारी डेफिनेशंस चलती हैं, ठीक है। तो अब ज़रा गुड्स की डेफिनेशन पर फोकस करिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक स्लाइड पर आप लोगों को ये 3 कॉलम्स एक तरीके से दिख रहे हैं, रोज दिख रही हैं। गुड्स को 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है इसकी डेफिनेशन को। क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट रीडिंग इट। इसको कर लेने के बाद हमें वापस से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर जाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी डेफिनेशन अभी इट हैज़ नॉट येट बीन कंप्लीटेड, राइट। सो क्या है इसकी डेफिनेशन, गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो आराम से मूव हो सकती है, लाइक दिस वॉच, लाइक दिस कोट और दिस पेन, प्रोजेक्टर, से बॉटल और अ बुक, पेन ड्राइव, एनीथिंग, डेस्क, चेयर, एनीथिंग, बैग्स, वॉट एवर, जो भी चीज़ आपकी मूवेबल है वो तो गुड्स कहलाएंगी। यानी कि जब भी मैं इन चीज़ों की सेल परचेज करूंगी तो मेरे पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, सोगा, सिंपल। आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्या मीनिंग है इस मतलब का, इस बात का कि मूवेबल गुड्स जो हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मीनिंग दिया गया है, राइट। मीनिंग दिया गया है आप लोगों को। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूड कर दिया गया, कुछ इंक्लूड कर दिया गया। पहले मैं मीनिंग के ऊपर फोकस करती हूँ। पीपीटीज में जैसे आपने देखा था, पीपीटी पे लिखा था एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मेरा फोकस जो रहेगा वो किस पर रहेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पर। अब आप कहोगे मैम प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर भी क्या ओनरशिप और पोजेशन है, नो। यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है, एसेट्स। धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे इस चीज़ को भी। मूवेबल यानी कि हम इमूवेबल में डील नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर मुझे फार्म हाउस परचेज करना है, मुझे फ्लैट परचेज करना है, मुझे बिल्डिंग्स परचेज करनी है, तो सोगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या उसकी सेल परचेज नहीं होती है, होती है। बिल्डिंग्स, राइट, फार्म हाउस, फ्लैट्स या लैंड, मतलब जितनी भी मेरी इमूवेबल चीज़ें होंगी, जितनी भी मेरी इमूवेबल चीज़ें होंगी उनके ऊपर बेटा सोगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उनकी भी सेल परचेज होती है मैम, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई कानून होगा। कौन सा कानून है, कानून का नाम है टोपा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में टोपा बुलाते हैं। इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म है इसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882 में आप लोगों का ये एक्ट आया था। और भी कई सारे लॉज एप्लीकेबल होता है, बट यूजुअली आपका और स्पेसिफिकली
इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते समय आपका जो एक्ट एप्लीकेबल होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका 1882। देख रहे होंगे आप लोग, ये सारे लॉज हम लोगों के प्री इंडिपेंडेंस के लॉज है। प्री इंडिपेंडेंस मतलब जो ब्रिटिशर्स का राज था, 200 साल राज कर कर गए हैं वो लोग यहाँ पर। बहुत कुछ गलत भी किया मगर बहुत कुछ अच्छा भी कर कर गए हैं। हम लोगों का ये जो बिजनेस लॉ है ये ब्रिटिशर्स की ही देन है एंड ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लॉ बना है। 1881 का लॉ, 1882 का लॉ, 1930 का लॉ हम आज 2020 में भी पढ़ रहे हैं, तो यार कुछ तो बात होगी ना इन लॉस के अंदर। ये वाकई में बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसीलिए हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट है, उन लोगों ने इसी बिजनेस लॉ को अडाप्ट कर लिया था। तो वापस से गुड्स की डेफिनेशन पे, गुड्स की डेफिनेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मेरा मीनिंग, एक हम किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला मतलब हमें बता रहा है कि गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या इमूवेबल की सेल परचेज नहीं होगी? होगी। एक्ट कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? टोपा, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों को, स्लाइड पर देखिए जरा, दिख रहा होगा आप लोगों को। स्लाइड पे वर्ड लिखा हुआ है अदर देन। अदर देन वर्ड का मतलब ही होता है एक्सक्लूड कर देना। अदर देन का मतलब क्या है आप लोगों का? एक्सक्लूड कर देना। मतलब यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी गई है जो देखने में मूवेबल होंगी। करेंसी यार, करेंसी आई मीन 100 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 2000 का हो गया, ये सारी चीज़ें भी तो आप लोगों की मूवेबल ही होती हैं, राइट? मूवेबल हैं, लेकिन फिर भी इनकी सेल परचेज करते समय सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो पहला कारण तो ये, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो ये जो मेरा एक्शनेबल क्लेम है और मनी है, सबसे पहले मैं मनी वर्ड आप लोगों के सामने लिख रही हूं। मनी तो अपने आप में कंसिडरेशन है ना, इट इज अ प्राइस विच वी गाइज आर पेइंग टू बाय द गुड्स। तो इसकी सेल परचेज मैम पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। आप डॉलर्स के बदले में रुपया खरीदते हैं या रुपया के बदले में डॉलर्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। यानी कि ये जो मनी है इसकी भी सेल परचेज होती है, मनी की भी सेल परचेज होती है, मगर उसके ऊपर सोगा एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर मैम कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? मनी की सेल परचेज करने के लिए एप्लीकेबल होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऐसा नहीं है कि मनी की सेल परचेज नहीं होती है। ऑब्वियसली यार, डॉलर्स के बदले में हम रुपया खरीदते हैं या फिर रुपया देकर, अब मुझे अब्रॉड जाना है, वहाँ पर मेरी इंडियन करेंसी थोड़ी ना चलेगी, तो वहाँ पर मैं रुपया देकर आई विल गेट दी डॉलर्स। दैट इज समथिंग व्हाट आई डू, राइट? तो आप सेल परचेज ही तो कर रहे होते हो पैसों की भी सेल परचेज होती है, मगर सोगा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखा जाए तो इस मनी की सेल परचेज भी हो रही है और ये मूवेबल भी है, आराम से मूव किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट्स अ मूवेबल थिंग, बट इट्स सेल एंड परचेज इज नॉट कवर्ड अंडर दी सोगा। वी हैव गॉट दी स्पेसिफिक लॉ फॉर इट, और वो स्पेसिफिक लॉ का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये आप लोगों का लॉ है, ये है आप लोगों का पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये हमारे जब मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, ये उस दौरान के बने हुए हमारे लॉज हैं। बहुत अच्छे लॉज हैं, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर वो रह चुके, इकोनॉमिस्ट भी थे। सो अब बात करते हैं वापस से। मनी जो है इट इज़ मूवेबल, मगर सोगा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इन्होंने लिख दिया अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अदर देन क्या क्या लिखा है? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, जैसा कि स्क्रीन पर भी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ गुड्स में देखिए जरा, पीपीटी पर आइए। अदर देन पिंक स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, राइट? अब एक्सक्लूड कर रहे हैं आप, मनी को तो कर दिया, अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? देखिए एक्शनेबल क्लेम से पहले क्लेम वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, राइट? से एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन दिया है केटी सर को, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, इट्स नॉट द रियल पिक्चर। बच्चे बहुत जल्दी सपने देखने लग जाते हैं, हाँ मैम कुछ तो बात होगी, कुछ तो दिया ही होगा, एक्चुअल में आपने लोन दिया होगा सर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं अभी मैंने सर को लोन दिया है से एट द रेट ऑफ से 2%, राइट? और केटी सर ने क्या किया? वो पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया।
डिफ़ॉल्ट करने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना दिया हुआ वादा नहीं निभाया, उन्होंने वो जो लोन मुझसे लिया था इंटरेस्ट पर, वो लोन उन्होंने मुझको पे नहीं किया। तो अब मुझे बताइए केटी सर से मेरा कितना पैसा लेने का बनेगा, इतना लोन अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट। सो ये जो पर्टिकुलर लोन या इंटरेस्ट अमाउंट है बेटा, ये हम लोगों का क्या बन जाता है, क्लेम। अब अगर केटी सर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, कोई कानूनी कार्यवाही करनी है, तो क्या वो काम मेरा ब्रदर कर पाएगा? हो सकता है मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर कर भी दे एक बारी को, लेकिन जो केस फाइल होगा, जो नाम आएगा डॉक्यूमेंट्स में, जो लीगल आप लोगों के सारे काम होंगे, वो सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक्शन ले पाएगा तो वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ मैं। यानी कि ये जो क्लेम्स होते हैं ना, ये जो केसेस आप लोग फाइल करते हो, ये क्लेम्स, ये केसेस आप लोगों के ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, राइट। बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सनल एक आपके जो है रिलेशंस, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स या पर्सनल से मान लीजिए बिजनेस आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे होते हैं अवेलेबल कि क्लेम्स जो है वो आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब कहने को तो मुझे केटी सर से पैसा लेना है, केटी सर भी कहेंगे नीति बेटा रहने दे, पैसा मत ले, मगर मैं तो ऑब्वियसली लूँगी कि देखो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते समय तो आप लोगों को बिजनेस के पॉइंट से सोचना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, पैसा तो बनता है, लोन भी बनता है और प्लस लोन का इंटरेस्ट भी बनता है। अब ऐसे में जो भी केटी सर से मेरा क्लेम बनता है लेने का, जो पैसा, उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है, वो एक्शन मैं ही ले पाऊंगी। बेशक से पैसा आएगा, करेंसी आएगी। पहला रीज़न हम लोगों ने सीख ही लिया कि मनी जो है उसकी सेल या फिर परचेज जो है वो सोगा के अंदर कवर नहीं होती है। उसके लिए आप लोगों का फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और दूसरी बात, ये एक्शनेबल क्लेम है। ये एक्शनेबल क्लेम सिर्फ वही इंसान ले पाएगा जिस पर्टिकुलर इंसान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया है। वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं हम लोगों की, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शंस टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोगों ने कवर किया था आईसीए के अंदर। बट सोगा में मनी या मनी से रिलेटेड जो भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स होंगे उनको गुड्स की डेफिनेशन में नहीं डाला गया। तो कल को अगर आपकी सेल परचेज होती है ना और आप डिफेंड करना चाहते हो खुद को या कोई केस फाइल करना चाहते हो, तो आप सोगा का सहारा नहीं ले पाएंगे। आप अगर चाहें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो तो जर्नल लॉ है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल है। प्लस आप फेमा का सहारा ले सकते हैं या जो भी लॉज आपके, जिस भी कंट्री के लॉज आपके पास एप्लीकेबल हो रहे हैं। नाउ वापस से आता है गुड्स की डेफिनेशन, ज़रा देखिए, वापस से पीपीटी पर आइए। गुड्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 के अंदर। मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। इसका मीनिंग दिया गया है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एक्सक्लूड करके चल रहे हैं आप। क्या एक्सक्लूड करके चल रहे हैं? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इंक्लूड्स वर्ड आपको दिखेगा यहाँ पर, स्पेसिफिकली जो एक वर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है, फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं हम लोग। क्या है हम लोगों के पास वर्ड? इंक्लूड का मतलब क्या है? यहाँ पर ना बच्चे ऐसे कुछ आपके एसेट्स के बारे में, ऐसे कुछ आपके गुड्स होंगे या फिर आपके ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के गुड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं या कमोडिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो देखने में एक बारी को इमूवेबल लगेंगी, इंटैंजिबल लगेंगी, लेकिन उनको गुड्स की डेफिनेशन के अंदर डाला गया है। समझ रहे? जैसे कि मैं बात करती हूँ क्रॉप्स के बारे में, ग्रास या क्रॉप्स के बारे में। लाइक आप देखो, आप हमारे फार्मर्स जो हैं, राइट, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी कंट्री के। सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट फार्मर्स ही होते हैं। बिकॉज ऑफ देम ओनली हम लोग आज की डेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये फार्मर्स जो होता है, कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, राइट, उगा रहे हैं ज़मीन पर, क्रॉप्स बन रहे हैं, अब अगर वो उग जाते हैं आपके, तो उसकी जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग की जाती है, उसकी कटिंग करी जाती है एंड देन उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है। अगर उसकी कटिंग ना करी जाए तो वो क्रॉप्स आपके बर्बाद हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, और कटिंग कर लेने के बाद वो एक्चुअल यूज़ में आएंगे। कटिंग कर लेने के बाद ही तो वो एक्चुअल यूज़ में आएंगे ना, और फिर आगे चलकर उनसे जो गेहूं के आपके क्रॉप्स होंगे उनसे आप गेहूं बनाएंगे, गेहूं से आप आटा बनाएंगे, आटा फिर आप मार्केट्स में सब्सिडीज़ में सप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से लोग जो है रोटी ऑब्वियसली कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये जो आप लोगों के क्रॉप्स होते हैं, इनकी अगर आपने हार्वेस्टिंग नहीं करी, हार्वेस्टिंग मतलब इनकी कटिंग नहीं करी, छटाई नहीं करी अगर इनकी, तो
कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाएंगे। अब जब वो आपके लैंड से उग रहे हैं तो सबको लगेगा मैम ये तो लैंड में इनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो बेटा नहीं, हम लैंड थोड़ी ना बेच रहे हैं, ना ही हम लैंड को खरीद रहे हैं, हम तो क्रॉप्स उस लैंड से अलग करके डिटैच कर कर उसकी हार्वेस्टिंग कर कर फार्मर उसको बकायदा गवर्नमेंट को या फिर किसी और को सेल करता है एंड देन आगे वो मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है। और कटिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी एक्चुअल में वो फॉर्म आती है कि अब आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये जो क्रॉप्स हैं जुड़े होते हैं एक इमूवेबल लैंड से, राइट, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं, मगर फिर भी इनको नाम दिया गया है मूवेबल एसेट्स। दे आर मूवेबल गुड्स। सो इनको गुड्स की डेफिनेशन में डाल दिया जाएगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 के अंदर, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दूसरा एक स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा होगा पीपीटी में, इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक जैसे मैंने बात करी, शेयर्स की मैं बात करती हूँ। अब शेयर्स क्या होते हैं, देखिए आइए ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। शेयर्स वर्ड जो होता है ये हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट दी कंपनीज, राइट। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सब क्या होते हैं। शेयर वर्ड का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा। कैपिटल के आपके हिस्से को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, शेयर्ड कैपिटल। एक जिस भी मेंबर ने जितना भी पैसा लगाया उसकी जितनी शेयर्ड कैपिटल है, इसका मतलब उसने उतना पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट। अब ये जो शेयर्स होते हैं ना, दे आर नॉट टैंजिबल, दे आर इनटैंजिबल। वो कोई एक्चुअल में शेयर्स क्या है, शेयर्स एक्चुअल में एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि जी आपका इतना हिस्सा है कंपनी के अंदर। अदरवाइज तो शेयर्स को आप टच नहीं कर सकते। यू कांट सी द शेयर्स, यू कांट सी देम, यू कांट टच देम बिकॉज दे आर इनटैंजिबल। यू कैन ओनली प्रेजेंट द शेयर्स। शेयर्स को आप सिर्फ प्रस्तुत कर सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट की मदद से। तो शेयर्स जो होते हैं वो भी खरीदे या फिर बेचे जा सकते हैं अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल यूजुअली, वैसे और भी तरीके होते हैं, यूजुअली इस्तेमाल किया जाए। तो शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं अपने आप में पीस ऑफ पेपर हैं। ये जो शेयर्स हैं, कंपनीज एक्ट जो है मेरा, वो भी इस बात को स्पेसिफिकली बोलता है कि जो शेयर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ पर मतलब है मूवेबल एसेट्स, राइट। तो बेशक से शेयर्स हो गए, इसी तरीके से हमारे और भी एग्जांपल्स है। शेयर्स हैं, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, यू कांट टच देम, यू कांट सी देम, दे आर इंटैंजिबल, but you can present them through a piece of paper, and all these things are covered under the definition of the goods. तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 के अंदर हमें क्या क्या बातें सिखाई गई हैं। पहले तो हमें स्पेसिफिकली ये बता दिया कि गुड्स क्या हैं। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मत इंक्लूड करो दो मूवेबल चीज़ों को, अदर देन, क्या लिखा है यहाँ पर, अदर देन। हमारा डेफिनेशन देखिए ज़रा सामने स्क्रीन पर, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास, इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और एनीथिंग अटैच टू द अर्थ विच कैन बी सेपरेटेड। ये डेफिनेशन देखिए ज़रा, इट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो लैंड से अटैच्ड होती हैं, लैंड का हिस्सा होती हैं, मगर उनको सेपरेट किया जाता है। सर्व्ड का मतलब क्या है, सेपरेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। कैसे, हमारी कई सारी ना ऐसी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, प्लांट या मशीनरीज हैं। मशीनरीज तो यार देखने में ही लगता है ना आपका मूवेबल है, लेकिन वो जब ज़मीन में आप लोगों के अटैच कर दी जाती है, जब उनको इंग्रेव्ड कर दिया जाता है, राइट, तो वो मशीन्स आपकी इमूवेबल कहलाती हैं। मगर अगर वो मशीनरीज बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी इशू के, प्रॉब्लम के, बिना डिस्ट्रॉय हुए वो आराम से दोबारा से वापस अगर निकल सकती हैं, जैसे कि जेट पम्प की हम बात करते हैं, समर सीवर्स होते हैं आप लोगों के, मोटर्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर लगा दी जाती हैं, राइट, उनको लगाने के बाद क्या आप उनको वापस निकाल नहीं सकते? यस, निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते समय अगर वो ख़राब हो रही हैं, एक प्लम्बर को थोड़ा सा आइडिया होता है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, अगर वो चीज़ ख़राब हो सकती है लैंड से डिटैच करते समय, लैंड से सेपरेट करते समय अगर वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं,
तो यानी कि अब वो किस कैटेगरी में आ चुकी हैं, इमूवेबल की। लेकिन अगर उनकी फॉर्मेशन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तो यानी कि आप आराम से उसको लैंड से वापस से निकाल सकते हो, डिटैच कर सकते हो, अलग कर सकते हो और आगे मार्केट में बेच सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हो जाएंगी। तो वापस से क्या इंक्लूड करता है गुड्स के अंदर? गुड्स इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of the sale। क्लियर है इतनी बात? आइए वापस से अब गुड्स के बाद हम लोग एक बारी ज़रा इसके प्राइस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए प्राइस वर्ड जो है, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। अभी प्राइस वर्ड का मतलब सिर्फ मानकर चलिए, प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन। इसके कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास ना बेटा बेसिकली दो पार्टीज होंगी। वन आई विल बी हैविंग दी सेलर, एक होगा मेरे पास सेलर और एक होगा मेरे पास क्या, बायर। सेलर की तरफ से जाने वाले हैं आप लोगों के क्या, गुड्स, और बायर की तरफ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को, प्राइस। तो ये जो प्राइस होगा ये हमेशा आप लोगों का मनी की फॉर्म में होगा। ये प्राइस हमेशा कैसा होगा, मनी की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाएंगे। गुड्स के बदले में अगर आप लोग गुड्स देते हो तो बच्चे वो तो बार्टर सिस्टम हो जाता है, और बार्टर सिस्टम तो हम लोगों का बहुत टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, गुड्स के बदले में प्राइस। तो आपने गुड्स दिया एंड देन आपने बदले में प्राइस ले लिया। तो जब इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन होगी तब मैं कहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है पार्टीज के बीच में। लेकिन हाँ, एक काम और हो सकता है, क्या, जो प्राइस होगा वो पार्टली इन मनी और पार्टली इन काइंड हो सकता है। यानी कि जो कंसिडरेशन है इट शुड बी इन प्राइस नॉट इन काइंड यूजुअली, बट इट कैन बी पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन से मनी। से मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का कुछ परचेज़ किया, राइट। 10,000 की एक परचेज़ करी है बायर से, और वो 10,000 की परचेज़ में मैंने क्या किया, 5,000 तो मैंने कैश दे दिया और 5,000 मैंने ये वॉच दे दी। मैंने 5,000 की ली थी तो मैंने 5,000 की ही, मैंने कहा ये तो बिल्कुल न्यू वॉच है, अभी ली है, जस्ट 5500 की है, आप 5,000 की इसको मान लो। तो मैंने क्या किया, 5,000 तो मैंने कैश दे दिया और 5,000 मैंने अपनी वॉच दे दी। यानी कि जो भी गुड्स मैंने परचेज़ करे हैं 10,000 रुपीज़ के, राइट, से मान लीजिए मैंने कोई डिजिटल राइटिंग पैड परचेज़ किया, आई परचेज अ डिजिटल राइटिंग पैड, आई परचेज इट, और मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, सेलर को मैंने 5,000 कैश दे दी और 5,000 मैंने उसको वॉच दे दी। अगर वो भी मान जाता है, बिकॉज कंसेंसस एट एदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो ऑब्वियसली मीटिंग ऑफ माइंड्स तो होगा। अगर वो भी मान जाता है और मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं 5,000 कैश और 5,000 वॉच से ही 10,000 पूरा कॉम्पनसेट कर सकती हूँ। तब भी ये ट्रांजैक्शन मेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कहलाएगी, ये बार्टर नहीं कहलाएगी। ये बार्टर तब कहलाएगी जब गुड्स के बदले में पूरा का पूरा आपका गुड्स ही दे दिया जाए। मगर मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, प्राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ एज अ मनी, नॉट ओनली दी गुड्स। तो पूरा गुड्स के बदले में गुड्स नहीं होगा, गुड्स देयर इज नो कंसिडरेशन इन, देयर कैन नॉट बी कंप्लीट कंसिडरेशन इन काइंड, पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड हो सकता है, मगर ज़्यादातर आपका फुली जो होगा वो मनी कंसिडरेशन की फॉर्म में ही होगा। तो ये डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन के हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। वापस से ज़रा इसकी डेफिनेशन पर आते हैं जो हम लोगों ने करा है। आइए देखिए ज़रा स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 4। फिर से बोल रही हूँ, सभी आरटीपीज में पूछा जा चुका है, पास्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है, और बिल्कुल यार ये तो मतलब एकदम ऐसा है डेफिनेशन कि आपको पूरी डेफिनेशन लिख कर आनी है। और अगर जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन के अलावा आपको सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को अभी समझाए हैं वो सारे पॉइंट्स के आपको से मान लीजिए एक एक लाइन में आप लोगों को उसको डिफाइन करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक लाइन में, उस ज़्यादा नहीं, राइट। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने 10 मार्क्स का आंसर लिख दिया। बेटा जितना मर्जी आपको आता हो, आपके पास होंगे 3 घंटे ही,
तो गधा मजदूरी नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है हम लोगों को, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें इतना लिख कर आना है जिससे हमें 4 मार्क्स कंप्लीट मिल जाए। 10 मार्क्स का आप लिख कर आ जाओगे, मार्क्स तो तब भी आपको 4 ही मिलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, सो वी हैव टू फोकस ऑन द टाइम ऑल्सो, दैट वी हैव गॉट 3 आवर्स ओनली। वो 3 घंटे में आप लोगों को 2 घंटे के अंदर लॉ का पेपर निपटाना है, 1 घंटे में आपको BCR निपटाना है। तो 2 घंटे में लॉ का पेपर तो ऐसे ही निपटेगा ना। तो अगर 4 मार्क्स की ये डेफिनेशन आ जाती है तो ये सिर्फ डेफिनेशन मत लिखिएगा, सेक्शन नंबर लिखिए। अगर आपको 110% अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है तो नंबर सेक्शन का लिखिए, अदरवाइज नंबर मत लिखिए, सिर्फ लिखिए अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट। एंड देन डेफिनेशन तो जहाँ तक मुझे पता है आप सबको याद हो ही गई होगी। एक बार रीड करते हैं, सारे पॉइंट्स जो हमने कवर अप करा है उसको भी साइड बाय साइड रिवाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, COS क्या है। COS के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सेल भी आती है और अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। मगर ये है क्या, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। COS इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे एप्लीकेबल होगा जहां पर वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर कर दिया माने सेल हो गई, अगर अग्री कर रहा है कि ट्रांसफर करूंगा तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट टू सेल। द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है। प्रॉपर्टी के 2 मीनिंग्स बताए गए थे आप लोगों को। प्रॉपर्टी का एक मतलब था क्या, ओनरशिप, और दूसरा मतलब क्या था मेरे पास, पोजेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ओनरशिप, लेकिन पोजेशन के बिना भी तो गुड्स बेकार है ना। मैं आज कह दूँ ओके से, मान लीजिए केटी सर वॉच आपकी हुई, मेरे बोलने से क्या होगा, आई हैव टू डिलीवर दिस वॉच ना, डिलीवर भी तो करना पड़ेगा इस वॉच को। तो जो डिलीवरी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं कि कब गुड्स डिलीवर होंगे, कहाँ डिलीवर होंगे, किस समय पर डिलीवर होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी में कवर्ड होती हैं। अब किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन द मनी। आप लोग देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ आपको भी बोलना है रजिस्टर्स में, जब आपने लिख लिया है PPT में से कवर्ड करके, बोलना है गाइज, अपना मुंह खोलना है। CA बन जाओगे और बोलना नहीं आता तो वो डिग्री बेकार है, बिल्कुल। ऐसा कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती है किसी भी कोर्स के अंदर। आपने जितना आपको सिलेबस आता है आप वो भी अगर अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ तो ही बात आती है। जैसा कि मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ, प्रेजेंटेशन डू मैटर्स, और बोल बोल कर पढ़ना है। बहुत जोर के नहीं कि नेबर्स को भी सुनाई दे, इतना बोलकर कि आपके पूरा आपके कानों तक आवाज़ जाए, आपका दिमाग सुन रहा है, आपका कान सुन रहा है, आप ध्यान से आप फोकस कर पाएँ और अपने शब्दों, अपने होठों से उन शब्दों को निकालिए, तभी आपको आदत पड़ेगी, वरना आपको आदत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे वर्ड्स आप लोगों को बिल्कुल नए लगेंगे हमेशा। इंटरमीडिएट लेवल पर जब जाओ तो लगना चाहिए बच्चा फाउंडेशन पास करके आया है, टाइम पास नहीं, राइट। इंटर के बच्चे आप लगने चाहिए हो कि यस ये क्लियर करके आगे बढ़ा है। तो बोल बोल के रीडिंग करनी है, हमेशा बोलती हूँ, हर क्लास में रिमाइंड कराती हूँ, इस क्लास में भी और आगे भी कराऊंगी। क्या है, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन। तो आज हम लोगों ने ये डेफिनेशन कवर कर ली, इसके फीचर्स कवर कर लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के डिफरेंसेस विद अग्रीमेंट टू सेल, बेलमेंट और सारी चीज़ें जो हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। टिल द टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे एवरीवन।